नमस्कार। आज 2 देशों में युद्ध चल रहा है और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि ये विश्व युद्ध में ना बदल जाए। इस चिंता को भारतवासियों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस विश्व युद्ध छिड़ने में या इन देशों दोनों देशों के लड़ाई में हम इस पर ध्यान दें कि इन देशों से हमें लाभ और हानि क्या है। इसलिए हमें किसी का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध या समर्थन नहीं करना चाहिए। कूटनीतिज्ञ नीति से हमें दोनों देशों को सहयोगात्मक और शांति की बात का संदेश शासकों द्वारा और देश की जनता के द्वारा देश दुनिया को जाना चाहिए, जिसका आज घोर अभाव है। देश में एक धार्मिक कट्टरता की सत्ता तो इस बात से खुश है कि इस तरह हमारे मौन रहने से हमारा वोट बैंक पक्का हो रहा है, यानी हमारी सत्ता भविष्य में सुरक्षित होने का एक कारण बन रहा है। जबकि वैश्विक स्तर पर अगर हम प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों के किसी का विरोध और किसी का समर्थन करने का संदेश अगर देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। जैसे हमारे देश में गल्फ कंट्री से और ईरान से जो ऊर्जा, तेल आता है, उसमें दुनिया के निर्यातकों में 20% ईरान का योगदान है, बाकी गल्फ कंट्रीज़ आदि का है। और इन गल्फ कंट्री और ईरान से हमारे देश में 40 से 50% तेल आयात होता है। और ऐसे में अगर गल्फ कंट्री तो अमेरिका की गोद में बैठे ही हैं, अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है, तो वो भी अमेरिका के कब्ज़े में आ गया, तो जिसे कहते हैं एकाधिकार, यानी कि प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में खत्म हो जाएगी और मोनोपोली अमेरिका की चलेगी, तो देश से में जो आयात हो रहा है तेल, वो महँगा मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही इज़राइल का अगर हम खुला समर्थन करते हैं, तो हमारे मुस्लिम कंट्री या जो ईरान के साथ रसिया, चाइना आदि साथ दे रहे हैं, वे हमारे खिलाफ होंगे। जबकि चाइना से हमारे पास आज शायद ही अन्य देशों से ज़्यादा आयात हो रहा है। यानी कि हमारी निर्भरता चाइना पर भी टिकी है और हमारा पड़ोसी देश भी है। रसिया हमारा स्वाभाविक मित्र कहा जाता है। वो रक्षा तकनीकी में हमें और हथियारों में अन्य देशों से ज़्यादा सहयोगी होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे शासकों को इस बात का संतुलन बनाना चाहिए और शासकों के अंधभक्तों को इस बात पर विचार भी करना चाहिए और शासक को मौन नहीं रहना चाहिए, देश के विद्वानों को मौन नहीं रहना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव को बताना चाहिए और दुनिया के आयात-निर्यात में 33% हिस्सा मुस्लिम देशों का भी है और ऐसे ही जो हमारे लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी 33% हिस्सा इन अरब कंट्रीज़ में हमारे लोगों का वहाँ है। तो ऐसे में हमारे पास वहाँ से रेवेन्यू जो आता है, वो भी काफ़ी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करता है। तो इन सब दृष्टि का विचार करते हुए शासकों को ये संदेश अपने कट्टर अंधभक्तों को भी देना चाहिए कि इस तरह की भाषा से हम आंतरिक रूप से जो इस आस्था के लोग भारत में वास करते हैं और अंतोगत्वा वे हैं तो हमारे ही भाई ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, ईरान एक वो सभ्यता है जिसके कबीलियाई या असरिया क्षेत्र या एशियाई क्षेत्र से जो लोग 3500 या हड़प्पा सभ्यता से इस देश में उनका आना लगा रहा है। किसी भी कारणवश पहले जीविका के लिए, फिर जीविका और धर्म की आड़ में आकर के हिंसक रूप में भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनका डीएनए इस भारत भूमि, खासकर उत्तर भारत में निवास करता है, जिसमें से हम भी एक उन्हीं में से ही हैं। तो इसलिए इस तरह का संदेश इस देश से जाना चाहिए और इस देश के उन मान्यताओं के लोगों के बीच में जाना चाहिए कि हम न्याय के लिए, वैश्विक मानवता और शांति के लिए हम
सही को सही, गलत को गलत कहें और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भी संतुलित भाषा में का उपयोग करें। ये हमारे विद्वानों को पुनः कहूँगा संदेश देना चाहिए, शासकों को भी देना चाहिए, अंधभक्तों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है, जो अमेरिका और चाइना की तरह हम खुलेआम किसी का समर्थन और किसी का विरोध कर सकें। इतनी ताकत हमारे देश में नहीं है। हम मन और वाणी से और पोथियों में लिखे हुए ज्ञान से बड़े गर्वित होते हों, लेकिन धरातल पर हजारों साल का इतिहास ये कहता है कि हमें अपने स्वाभिमान, सांस्कृतिक और धार्मिक रक्षा में विफल रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप वैश्विक स्तर पर अपना बदला लेंगे, तो ये आपकी भूल है। इस इन्हीं बातों का संदेश मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अभी भी समय है, संतुलित भाषा में बात करें और एक अच्छा संदेश समता और सद्भाव का देने का प्रयास करें। नमस्कार।